अंडर वाटर बाइक रिस्टोरेशन रोबोट। चांदनीपुर नाम के गांव में सौरभ नाम का एक आदमी रहता था। उसका बेटा था निखिल। दोनों हर दिन समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते थे। एक दिन निखिल सौरभ से कहता है, अरे क्या पिताजी, आपको लगता है कि आज हमें अच्छी मछलियाँ मिल जाएगी? अरे बेटा, जब तक हमें अच्छी मछलियाँ नहीं मिलेगी तब तक हमें मछलियाँ पकड़ते ही रहना होगा, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है। अरे पिताजी, मुझे एक संदेह है। अगर हम बारिश में भीग गए तो हमें सर्दी और जुकाम हो जाता है, तो हमेशा पानी में रहने वाली मछलियों को क्यों सर्दी और जुकाम नहीं होता? अरे बेटा, वो पानी में ही पैदा होते हैं और जीते भी पानी में ही है। हम लोग जितने स्वस्थ जमीन पर होते हैं वो उतने ही स्वस्थ पानी में होते हैं। उन्हें पानी में किसी तरह की तकलीफ नहीं होती। और निखिल, तुम संभाल कर देखो मैं किस तरह से मछलियाँ पकड़ता हूँ। सौरभ अपने बेटे निखिल को कैसे जाल को पानी में फेंकना है, कैसे जाल को खींचना है, कहाँ ज़्यादा मछलियाँ मिलती है, ये सारी बातें समझाते हुए जाल को पानी में फेंकता है। निखिल बहुत ही उत्सुकता से पानी में देख रहा था। सौरभ थोड़ी देर के बाद जाल को ऊपर खींचने लगता है, लेकिन जाल ऊपर ही नहीं आ रहा था। उसमें कोई भारी चीज फंसी हुई थी। सौरभ बहुत कोशिश करता है जाल को ऊपर खींचने की, पर वो नहीं आ रहा था। पिताजी, लगता है आज अच्छा खासा माल फंसा है। जाल तो बहुत भारी हो गया है। हाँ बेटा, लगता तो है। जाल में बहुत सारी मछलियाँ पड़ गई होंगी, इसीलिए जाल को खींचना मुश्किल हो रहा है। हाँ पिताजी, जाल की हालत तो देखकर यही लग रहा है। इस तरह वो दोनों एक दूसरे को कहते हुए जाल को खींच रहे थे, पर जाल ऊपर ही नहीं आ रहा था। पिताजी, मुझे इस जाल को देखकर ऐसे लग रहा है कि इसमें मछली नहीं, कोई बड़ा खजाना फंस गया है। शायद इससे हमारी जिंदगी बदल जाए। अरे बेटा, इच्छा होनी चाहिए पर स्वार्थ नहीं। हाँ, हम ये इच्छा कर सकते हैं कि कोई बड़ी कीमत की मछली फंस जाए, ना कि कोई खजाना। निखिल स्विमिंग सूट पहनकर पानी में जाकर देखता है जाल में एक पुरानी बाइक फंसी हुई थी। निखिल को वो बाइक पसंद आती है। वो जैसे तैसे करके बाइक को ऊपर लाता है। और अपने घर ले जाता है। उस दिन उनके जाल में कोई भी बड़ी मछली फंसी नहीं थी, जिस वजह से उनकी आमदनी भी कुछ नहीं होती। यह देखकर सौरभ की पत्नी विमला उसे कहती है, अरे तुम दोनों बाप बेटे को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मछलियाँ पकड़ने नहीं बल्कि समुद्र में घूमने गए हो। विमला, क्या तुम अपना मुंह बंद रखोगी? सुबह से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अब तुम अपनी घिसी पिटी बातों से मुझे और परेशान मत करो। अरे माँ, तुम भी ना, सुबह से हम थके हारे हुए हैं। चाय पानी पूछने के बजाय फिजूल की बातें लेकर बैठी हो। अरे मैं तो सोच ही रही थी कि तुम लोग ढेर सारी मछलियाँ पकड़कर बहुत सारा राशन ले आओगे तो मैं कुछ तुम्हें बना कर खिलाऊं, पर तुम लोग हो कि खाली हाथ लौट आए। अरे माँ, ये देखो, पुरानी बाइक है ये, इसे रिपेयर कराने की सोच रहा हूँ। और तुम हो कि यहाँ खाने को कुछ नहीं है और तुम्हें बाइक रिपेयर कराने की पड़ी है। तुम इस बाइक से पूछो कि क्या ये हमें कुछ खाने को देगी। विमला के ये कहते ही उसके सामने ढेर सारा खाना आ जाता है। ये देखकर तीनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि खाना कैसे आए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। लगता है भगवान ने हमारी परेशानी को देखकर हमारे लिए खाना भेजा है। इस तरह तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन निखिल उस बाइक के बारे में जितना मालूम था उतना रिस्टोरेशन करता है और वो उस पर बैठकर पूरे गांव में घूमने लगता है। इधर सौरभ उसके घर में अचानक से आए खाने के बारे में ही सोच रहा था।
कि तभी वहां रघु नाम का आदमी आता है जिसने सौरभ को कर्जा दे रखा था। वो कहता है, अरे ओ सौरभ, कब दोगे मेरा पैसा? जी बहुत जल्द ही दे दूंगा, वो आजकल काम ठीक से नहीं चल रहा। मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई मतलब नहीं है। पिछली बार भी तुमने ऐसे ही कहा था कि पैसे जल्द ही लौटा दोगे, लेकिन आए नहीं अभी तक। हाँ मैंने कहा था, पर मेरे पास अभी एक भी चवन्नी नहीं है। कृपा करके मुझे थोड़ा और समय दीजिए। यूँ सौरभ रघु से वक्त मांगता है। रघु वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ निखिल आता है। सुनिए पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। जो बाइक मुझे समुंदर में मिली थी, मुझे उसे रिस्टोरेशन करना है। ये सुनकर सौरभ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे निखिल, क्यों मुझे तंग कर रहा है तू? अपनी बाइक से ही क्यों नहीं मांग लेता पैसे? पहले से ही मैं कर्ज की बोझ में दब चुका हूँ। अगर तूने मुझे और परेशान किया तो मैं तेरी ये बाइक ले जाकर समुद्र में फेंक दूंगा। सौरभ के ऐसा कहते ही उस बाइक में से पैसे निकलने लगते हैं, जिसे देखकर वो दोनों आश्चर्यचकित होकर देखते ही रहते हैं। सौरभ पैसे निकालकर रघु का कर्जा चुका देता है। अगले दिन रात को सौरभ के घर में कुछ चोर आ जाते हैं। सभी सो रहे थे कि तभी बाइक एक रोबोट में बदलकर खूब पिटाई करती है। रोबोट की पिटाई से चोर चिल्लाने लगते हैं। घर के सारे सदस्य नींद से जाग जाते हैं और रोबोट को देखकर सारे आश्चर्यचकित होते हैं। रोबोट घर वालों के सामने चोरों की पिटाई करने लगता है और चोर वहां से भाग जाते हैं। तब सौरभ कहता है, अच्छा, इसका मतलब ये है कि इतने दिनों से हमारी मदद करने वाला, हमें खाना और पैसे देने वाला ये रोबोट है। ये देखकर घर के सारे सदस्य उस रोबोट का धन्यवाद करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अंडरग्राउंड रिमोट कंट्रोल बस रिस्टोरेशन रोबोट। अरे अरे, ये क्या? ये बस एक रोबोट कैसे बन गई? और ये सूरज और साहूकार को क्यों पीट रहे हैं? आखिर इस सूरज ने क्या किया था जो बस रोबोट उसे पीट रहा था? आइए जानते हैं इस कहानी में। रामपुर नाम के गांव में सुदामा नाम का एक ड्राइवर अपनी बीवी मीना के साथ रहता था। उस गांव से दूसरे गांव जाने के लिए साहूकार की ही एक बस थी। उसी बस से लोग आना जाना करते थे। साहूकार ने सुदामा को अपने बस का ड्राइवर रखा था। सुदामा को कोई गलत शौक नहीं थे, इसलिए उसे जो भी पगार मिलता उसमें उसका घर अच्छे से चलता था। उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं थी। पर सुदामा का पड़ोसी सूरज अच्छा इंसान नहीं रहता है। वो सुदामा से बहुत जलता था। अरे ये सुदामा भी ना बहुत खुशहाल जिंदगी बिता रहा है, और एक मैं हूँ कि मेरी परेशानियां खत्म ही नहीं होती। सूरज रात को उस के बस के टायर पंक्चर करके रखता है और कांच को फोड़ देता है। और दूसरे दिन ही साहूकार के पास जाता है और सुदामा के बारे में गलत बातें बताता है। अरे साहूकार जी, आपने अपनी बस उस सुदामा को दी है, पर सुदामा उस बस का कोई ध्यान नहीं रखता आजकल। आपकी बस को वो खुद की बस समझने लगा है। अरे पर तू ये सब कैसे जानता है? आज तक तो कोई कंप्लेंट नहीं आई सुदामा की। खुल के बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? वही तो साहूकार जी, सुदामा अच्छाई का मुखौटा पहनकर आपको बेवकूफ बना रहा है। कल रात मैंने खुद देखा उसे। उसने अपनी बस को तोड़ा और टायर भी पंक्चर कर दिए। यही तो रहता है उसका प्लान हमेशा का। खुद बस को खराब करता है और आपसे ज्यादा पैसे लेकर खुद ऐश करता है। देखना अभी आएगा दौड़ा दौड़ा। अच्छा, ऐसी बात है? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। बस मैंने अपना फर्ज समझकर आपको बताया, बाकी आपकी मर्जी। और हाँ, उसे मत बताना, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। बड़ा डेंजर आदमी है वो। ऐसा कहकर सूरज वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में सुदामा वहां आता है और साहूकार को बस के बारे में बताता है। तब साहूकार बहुत गुस्सा करने लगता है
और सबके सामने उसे बहुत ही भला बुरा कहता है। सुदामा, मुझे लगा कि तुम अच्छे और ईमानदार आदमी हो, पर नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सब जान गया। आज से मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। और हाँ, मेरी बस को ठीक करके मेरे पास वापस लेकर आओ, बिल्कुल नए जैसी। साहूकार सुदामा को बेइज्जत करता है सबके सामने। सुदामा को कुछ नहीं समझता, पर वो भी कर क्या सकता है। साहूकार की बातों से सुदामा बड़ा उदास और नाराज हो जाता है और घर आकर अपनी बीवी मीना को सारी बात बताता है। सुदामा बस को रिपेयर करके साहूकार के पास वापस छोड़ देता है, पर सुदामा अपने अपमान से टूट चुका था। उसे घर जाने की भी इच्छा नहीं रहती, इसलिए वो घूमते घूमते पहाड़ पर जाता है और सोचता है, मीना ने कुछ पैसे बचाए थे, वो भी आज मेरी वजह से खत्म हो गए हैं। और तो और गांव में अब कोई भी मान नहीं रहा। ऐसे अपमानित होकर जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ऐसा सोचकर सुदामा पहाड़ से कूदने ही वाला होता है कि तभी एक पत्थर नीचे गिरता है और कांच की टूटने की आवाज आती है। उस आवाज से सुदामा कूदने की बजाय वहां पर देखने जाता है कि आखिर कहां से आवाज आई। सुदामा पहाड़ी से नीचे जाकर देखता है तो वो देखता ही रहता है, अरे ये तो एक बस है, पर ये तो जमीन में धसी हुई है। इसे बाहर निकाल कर तो देखूं, लेकिन कैसे निकालूं? तभी उसे अपने एक दोस्त कृष्णा की याद आती है और वो उसे तुरंत फोन लगाता है और सारी बात बताता है। कृष्णा एक मैकेनिक होता है और उसका एक खुद का शेड रहता है जहां पर वो काम करता रहता है। कृष्णा सुदामा की बात सुनकर एक जेसीबी लेकर आता है और गड्ढे से उस बस को खींचकर निकालता है और उस बस को अपने शेड में लेकर जाता है। बस काफी सालों से जमीन में धसी थी, इसकी वजह से बस पर जंग चढ़ा हुआ होता है और वो बहुत खराब हो चुकी थी। उधर मीना घर में बड़ी चिंतित हो रही थी कि आखिर सुदामा घर क्यों नहीं आए, पर सुदामा तो अपने दोस्त के साथ होता है। कृष्णा, कुछ भी करके इस बस का रिस्टोरेशन करके दो यार मुझे। मैं इस बस से अपने गांव जाऊंगा और खुद की बस सेवा शुरू करूंगा, नहीं तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी रे। अरे ऐसी बात मत करो यार, मैं इस बस का ऐसा रिस्टोरेशन करूंगा कि तू समझ नहीं पाएगा कि ये बस नई है या पुरानी। इतना तो भरोसा रख मुझ पर मेरे दोस्त। कृष्णा अपनी कुछ आइडिया लगाता है और उस बस का रिस्टोरेशन चालू करता है। वो सारा जंग उतार कर उस बस पर नया पेंट लगाता है और उसे बिल्कुल नई जैसी बनाता है। कुछ ही दिनों में बस तैयार हो जाती है। तब कृष्णा सुदामा के हाथों में एक रिमोट देता है और कहता है, ये लो तुम्हारी रिमोट कंट्रोल बस। इस रिमोट से तुम अपनी बस को कंट्रोल में रख सकते हो और एक्सीडेंट से भी बच सकते हो। और हाँ, ये जो रेड बटन है उसे दबाना तो जरा एक बार, देखते रह जाओगे तुम। कृष्णा के कहते ही सुदामा वो रेड बटन दबाता है। तब बस एक रोबोट में बदल जाती है। तब सुदामा कहता है, अरे मेरे दोस्त, ये तो तुमने कमाल ही कर दिया। इस बस रोबोट को देखकर तो मेरी बस सेवा और भी कमाल की हो जाएगी। कृष्णा सुदामा को रिमोट की सारी जानकारी दे देता है। सुदामा उस बस से घर जाता है। तब मीना उसका इंतजार ही कर रही होती है। सुदामा को बस के साथ देखकर वो हैरान हो जाती है, पर सुदामा को सही सलामत देखकर खुश भी हो जाती है। तब वो कहती है, कहाँ गए थे आप? मैं कितना डर गई थी। और ये बस आप कहाँ से ले आए? अरे मीना, ये मामूली बस नहीं है, ये एक रिमोट कंट्रोल बस रोबोट है जो मेरे दोस्त कृष्णा ने बना के दी है। अब मैं इससे अपनी बस सेवा शुरू करूंगा, जो लोग भी बहुत एंजॉय करेंगे। दूसरे दिन से ही सुदामा अपनी बस सेवा शुरू करता है।
सुदामा की बस रिमोट से चलती थी, इसलिए एक्सीडेंट का भी कोई खतरा नहीं था और जल्दी से वो शहर भी पहुंच जाती थी। और सुदामा ने उसका रेट भी कम रखा था, इसलिए लोग भी साहूकार की बस से जाने के बजाय सुदामा की बस से ही आने जाने लगे थे। धीरे धीरे उसका धंधा जोरों से चलने लगा। साहूकार के बस में कोई भी जाना आना नहीं करता था, इसलिए साहूकार बड़ा परेशान हो गया था। और तो और सूरज जलन के मारे तड़पने लगा था। फिर एक दिन दोनों मिलकर सुदामा के बस को मिटाने की बात करते हैं। सूरज, कल तुम रात को ही सुदामा की बस को लेकर गांव के चौराहे पर आ जाना, उसके बस को तोड़कर वहीं पर जला देंगे। साहूकार जैसे कहता है सूरज वैसा ही करता है। वो गांव के चौराहे पर बस लेकर आता है और उसे खड़ी करके जलाने ही वाला होता है कि सुदामा आता है और बस को रोबोट में बदल देता है। तब तक गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। फिर क्या, रोबोट उन दोनों को पीट पीट कर बेहोश कर देता है। सूरज और साहूकार दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे अरे हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हम फिर से कभी ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज हमें छोड़ दो, बचाओ, अरे बचाओ। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर सुदामा भी रोबोट को रोक लेता है और पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस आकर उन दोनों को पकड़कर गांव वालों की गवाही से जेल में डाल देते हैं। सुदामा के दोनों दुश्मन जेल में चक्की पीसने लगते हैं और सुदामा एक के बाद एक बस खरीदकर अपनी बस सेवा गांव-गांव में फैला देता है और लोगों की सेवा करता है।